दोस्तों, देश में लोकसभा चुनाव 2024 बस कुछ ही महीने दूर है। एक तरफ जहां विजय रथ पर सवार और आत्मविश्वास से भरी हुई भाजपा और एनडीए गठबंधन है, तो वहीं दूसरी ओर सत्ताधारी पार्टी से लड़ने को एकजुट हुआ नया नवेला इंडिया गठबंधन। दोस्तों, वर्ष भर चुनावी मोड़ में रहने वाली भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता में आना चाहती है, तो वहीं उसे रोकने के लिए तैयार हुआ इंडिया गठबंधन लगातार बिखरता जा रहा है। फिर चाहे वह बिहार में नीतीश का पाला बदलना हो या बंगाल में ममता का कांग्रेस को अल्टीमेटम देना, पंजाब में आम आदमी पार्टी का अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान हो या फिर यूपी में समाजवादी पार्टी द्वारा कांग्रेस को बिना सूचना के प्रत्याशी घोषित करना, एक के बाद एक इस गठबंधन में दरारें दिखाई देती है। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए तैयार हुआ गठबंधन किसी भी मोर्चे पर एकता का प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है। इसलिए दोस्तों, आज हम 5 एपिसोड की एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको 5 महत्वपूर्ण राज्यों पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और पंजाब में इंडिया गठबंधन के बीच खींचतान के कारण और उसके पीछे की राजनीति से अवगत कराएंगे, जहां पर इंडिया गठबंधन के बनने और बिगड़ने से आगामी लोकसभा चुनाव का नतीजा निश्चित हो जाएगा। दोस्तों, आज के पहले एपिसोड में हम बात करेंगे भारत रूपी रेलगाड़ी के सांस्कृतिक इंजन कहे जाने वाले राज्य पश्चिम बंगाल के बारे में। इंडिया गठबंधन के संदर्भ में बंगाल में अभी तक की सबसे लेटेस्ट अपडेट ममता बनर्जी का एक बहुत बड़ा ऐलान है। दरअसल ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि वह पश्चिम बंगाल में बिना किसी गठबंधन के अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। न तो वह कांग्रेस के साथ जाएंगी, न ही लेफ्ट पार्टियों के साथ। उन्होंने तो कांग्रेस का अपमान करते हुए यहां तक कह दिया कि कांग्रेस पूरे देश में 40 सीट भी जीत जाए, इसका उन्हें कोई भरोसा नहीं है। जहां जहां कांग्रेस पार्टी सीधे सीधे बीजेपी से मुकाबले में होती है, वहां बीजेपी आसानी से जीत जाती है। लेकिन दोस्तों, लोगों को यह समझ नहीं आ रहा है कि कुछ दिनों पहले ही इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी के साथ मिलकर मोदी को सत्ता से उखाड़ फेंकने की कसमें खाने वाली ममता दीदी को अचानक क्या हो गया जो वह उल्टा कांग्रेस पर ही हमलावर हो गई हैं। इससे तो मोदी को मदद ही मिलेगी। आज हम इस महत्वपूर्ण सवाल पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें पश्चिम बंगाल की राजनीतिक इतिहास और वर्तमान राजनीतिक स्थितियों को समझना होगा, क्योंकि कांग्रेस और ममता बनर्जी के बीच राजनीतिक खटास की जड़ें पश्चिम बंगाल के अतीत से ही जुड़ी हुई है। दोस्तों, करीब करीब 9 करोड़ की आबादी रखने वाला भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से 14वां सबसे बड़ा राज्य बंगाल है। पश्चिम बंगाल देश में तीसरा लोकसभा की दृष्टि से बड़ा राज्य है, जिसमें लोकसभा की 42 सीटें आती, वही राज्यसभा की 16 सीट आती है। पश्चिम बंगाल में कुछ 295 सदस्यीय विधानसभा है। राज्य में जहां 70% आबादी हिंदू है, वहीं 27% मुस्लिम आबादी है, जो कि यहां की राजनीति का प्रमुख केंद्र है। वर्तमान में यहां 4 प्रमुख पार्टियां ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी, सीपीआईएम और कांग्रेस है। दोस्तों, आजादी की लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभाने वाला, भारत की सांस्कृतिक विरासत को अपने में समेटे हुए और बंकिम चंद्र चटर्जी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रविंद्रनाथ टैगोर और स्वामी विवेकानंद जैसे महान विभूतियों की जन्मस्थली रहने वाला यह राज्य आजादी के बाद से ही राजनीतिक हिंसा, हत्याएं, खून खराबा पश्चिम बंगाल की राजनीतिक पहचान बनकर रह गया है। देश में राजनीतिक हिंसा की सबसे खतरनाक और ज्यादा घटनाएं पश्चिम बंगाल में ही होती है। 1947 में आजादी मिलने के लगभग 2 दशक तक यहां पर कांग्रेस पार्टी का शासन रहा। 1967 में शुरू हुए नक्सलवादी आंदोलन से राज्य में हिंसा की लपटें इस कदर बढ़ गई, जिसने लंबे वक्त से चले आ रहे कांग्रेस शासन को अपनी चपेट में ले लिया और आखिरकार 1977 में कांग्रेस का यह राजनीतिक अभेद्य दुर्ग गिर गया और राज्य में वामपंथी विचारधारा की पार्टियों का शासन आरंभ हुआ। सीपीआईएम के नेतृत्व में लेफ्ट फ्रंट ने राज्य की 294 से 231 सीट जीतकर ज्योति बसु को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया और वह 1996 तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद भी 2001 और 2006 के चुनाव में लेफ्ट के ही बुद्धदेव भट्टाचार्य मुख्यमंत्री बने। बंगाल में 1977 से लेकर 34 साल तक जगमगाने वाला लेफ्ट पार्टियों का राजनीतिक सूर्य तब अस्त हो गया जब 2011 में ममता बनर्जी के नेतृत्व में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की सरकार पश्चिम बंगाल में बनी। और उसके बाद दोस्तों 2011 से लेकर वर्तमान समय तक ममता बनर्जी का जादू बंगाल में बरकरार है। ममता बनर्जी भी लेफ्ट पार्टियों की तरह ही पश्चिम बंगाल को अपना अभेद्य दुर्ग बनाना चाहती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बंगाल की सत्ता की ओर बढ़ते हुए कदमों ने ममता बनर्जी की नींद उड़ा रखी है। भले ही ममता बनर्जी ने अपने राजनीतिक कौशल से कांग्रेस और सीपीएम को पश्चिम बंगाल में हाशिए पर धकेल दिया, लेकिन वर्तमान समय में देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने जब 2019 के चुनाव में 18 लोकसभा सीटें जीती और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की सीटें 34 से घटकर 22 रह गई, तब से ही ममता बनर्जी को भाजपा को लेकर कान खड़े हो गए हैं। हालांकि 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने भाजपा को एक तरफा तो हरा दिया, लेकिन लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे और
मोदी ब्रांड को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहती। इसीलिए उन्होंने कांग्रेस और अन्य दलों के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन का निर्माण किया। लेकिन मोदी से लड़ने के लिए बनाए गए इस इंडिया गठबंधन के संस्थापकों में से रहने वाली और इस गठबंधन को इंडिया नाम देने वाली ममता बनर्जी आखिरकार मोदी विरोध को छोड़कर अपने गठबंधन की मुख्य साथी कांग्रेस पर ही हमलावर क्यों हो गई? इसके पीछे हमें मुख्य रूप से 3 वजह नजर आती है। पहली वजह है मुस्लिम तुष्टीकरण। भाजपा की हिंदुत्व की राजनीति ने जहां 2014 के बाद से ही मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति को वर्तमान समय में पीछे धकेल दिया है, वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति की आज भी तूती बोलती है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में एक मुश्त 27% मुस्लिम वोट बैंक है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को छोड़कर जो भी पार्टी सत्ता में आना चाहती है वह 27% मुस्लिम वोट बैंक में 70% हिंदुओं की कुछ जातियों को आपस में मिलाकर आसानी से सरकार बना लेती है। 2011 के बाद से ही जब से ममता बनर्जी सरकार में आई हैं, तो बंगाल में अक्सर यह कहावत कही जाती है कि ममता बनर्जी का तो वोट ही 30% से शुरू होता है, जिसमें यह 27% मुस्लिम वोट बैंक आता है। और ममता बनर्जी ने भी अब तक इस वोट बैंक के मुस्लिम तुष्टीकरण करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। यही वोट बैंक बंगाल में उनकी सबसे बड़ी ताकत है, जिसे लगातार भाजपा के हिंदुत्व पॉलिटिक्स से चुनौती मिल रही है। दोस्तों, अगर आप भारतीय राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं तो यह बात आप अच्छी तरह जानते होंगे कि ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर ही 1997 में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की थी। ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की राजनीति में धीरे धीरे लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस का जो यह मुस्लिम माइनॉरिटी वोट बैंक था वह अपनी ओर खींच लिया। ममता बनर्जी जहां 222 विधानसभा सीटों के साथ पश्चिम बंगाल में शीर्ष पर बैठी हुई हैं और भाजपा 68 सीटों के साथ मुख्य विपक्षी दल बनी हुई है, वहीं 2021 के विधानसभा चुनावों के बाद कांग्रेस और लेफ्ट बंगाल विधानसभा में शून्य की स्थिति पर पहुंच चुकी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने मात्र 2 ही सीट जीती थी। अब अगर ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ जाती हैं तो उन्हें कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग करनी पड़ेगी। ममता बनर्जी कांग्रेस को 2 सीट से ज्यादा नहीं देना चाहती, वहीं कांग्रेस 42 लोकसभा सीटों वाले राज्य में केवल 2 ही सीटों पर चुनाव नहीं लड़ना चाहती। ममता बनर्जी का सबसे बड़ा डर यह है कि देश भर के माइनॉरिटी वोट बैंक पर अच्छी पकड़ रखने वाली कांग्रेस यदि पश्चिम बंगाल में पुनः अपने कदम जमा लेगी तो ममता बनर्जी का मुस्लिम वोट बैंक, जो कि उन्होंने कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों से ही छीना था, उसमें भी बंटवारा हो जाएगा। ऐसा करने से बंगाल में उनका एक छत्र राज खतरे में पड़ सकता है। इसलिए इंडिया गठबंधन में बने रहने के बाद भी ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया और बीजेपी के बराबर ही और कभी कभार तो उससे भी ज्यादा हमले ममता बनर्जी कांग्रेस पर कर रही हैं। दोस्तों, इंडिया गठबंधन में रहते हुए पश्चिम बंगाल में अकेले लड़ने के पीछे ममता का दूसरा सबसे बड़ा कारण है लेफ्ट यानी सीपीआईएम पार्टी से ममता बनर्जी की पारंपरिक दुश्मनी। जी हां, ममता बनर्जी बंगाल में 1977 से चले आ रहे 34 साल के वामपंथी शासन को उखाड़कर ही पश्चिम बंगाल की सत्ता में आई थी। उन्होंने अपने जीवन भर लेफ्ट पार्टियों के साथ ही संघर्ष किया है। ममता बनर्जी की टीएमसी और लेफ्ट पार्टियों के संबंध वैसे ही हैं जैसे राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस और बीजेपी के रहते हैं, कभी कभार तो उससे भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। यहां तक कि कथित तौर पर लेफ्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से ममता बनर्जी पर कई बार जानलेवा हमले भी हो चुके हैं। इसलिए ममता बनर्जी किसी भी हालत में लेफ्ट पार्टियों के साथ गठबंधन नहीं करना चाहती हैं। वहीं पिछली बार चुनाव में कांग्रेस और लेफ्ट ने एक साथ मिलकर गठबंधन में चुनाव लड़ा था और इस बार भी कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी लगभग एक साथ ही है। इसलिए ममता बनर्जी इन दोनों ही पार्टियों से बिल्कुल अलग रहना चाहती हैं और केवल खुद को बंगाल में बीजेपी के विकल्प के तौर पर रखना चाहती हैं। दोस्तों, यहां आपको इस बात पर गौर करना होगा कि कांग्रेस, लेफ्ट और तृणमूल कांग्रेस तीनों का ही मुख्य जीत का फॉर्मूला मुस्लिम वोट बैंक के साथ साथ हिंदुओं का जाति विभाजित वोट बैंक बनाना रहा है। वहीं बीजेपी की जीत का फॉर्मूला मुस्लिम वोट बैंक को हटाकर और जातिवाद को हटाकर एक मुश्त हिंदू वोटर है। इसलिए ममता बनर्जी भाजपा को अपने मुख्य विपक्ष के तौर पर देखना चाहती है, क्योंकि बीजेपी के सामने होने से उनके माइनॉरिटी वोट बैंक को तो नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट यदि मुख्य विपक्ष में रहेंगे तो हर बार उनका मुस्लिम माइनॉरिटी वोट बैंक बंटने का खतरा बना रहेगा। दोस्तों, तीसरा सबसे बड़ा कारण है ईडी और सीबीआई का डर। दोस्तों, भारत के कई राज्यों की तरह ही पश्चिम बंगाल भी घोटालों और भ्रष्टाचार के मामले में कोई पीछे नहीं है। फिर चाहे वह चीट फंड घोटाला हो, शारदा स्कैम हो, राशन घोटाला हो या फिर कोई अन्य स्कैम, इन सभी घोटालों की आंच ममता बनर्जी और उनके मंत्रियों तक भी पहुंचती है, खास करके उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पर। जिस तरह से वर्तमान में लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी फाइलें खोद कर विपक्षी नेताओं और दलों की सीबीआई और ईडी के सामने परेड करवाई जा रही है, तो इन परेड के कदमों की आवाज ममता बनर्जी को भी अब ज्यादा ही महसूस हो रही है।
झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के गिरफ्तार होने के बाद ममता बनर्जी का यह डर और भी बढ़ गया है, क्योंकि ममता बनर्जी के राज में ही कुछ दिनों पहले उनकी पार्टी टीएमसी के नेता शाहजहां शेख के घर घोटाले की जांच करने गई ईडी की टीम पर हमला हुआ था। केंद्रीय जांच एजेंसियों पर राज्य में हमला होने के बाद न चाहते हुए भी राज्य सरकार बैकफुट पर चली गई है और इस हमले के बाद से ही केंद्रीय जांच एजेंसियां पश्चिम बंगाल में पहले की तुलना में ज्यादा सक्रिय हो चुकी हैं। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस के कई बड़े नेता पहले से ही सलाखों के पीछे हैं। इसलिए ममता बनर्जी राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन का साथ देने की बजाय अपने राज्य में अपने मंत्रियों और करीबियों और सरकार को बचाने के साथ ही और मजबूत करना चाहती हैं। ऐसे में ममता बनर्जी राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन का साथ देने की बजाय अपने राज्य में अपने मंत्रियों, करीबियों और सरकार को बचाना चाहती हैं। इसलिए अब उन्होंने कांग्रेस और लेफ्ट के साथ किसी भी तरह का गठबंधन करने से इनकार कर दिया है, ताकि केंद्र में बैठी हुई भाजपा सरकार केंद्रीय एजेंसियों के जरिए ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर हो रहे राजनीतिक और भ्रष्टाचार के मामलों में कुछ कमी कर दे या नरमी बरते। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए पश्चिम बंगाल चुनावी नतीजे और सत्ता को निश्चित करने वाला एक महत्वपूर्ण राज्य है। अब यहाँ लगभग तृणमूल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन के बीच ही त्रिकोणीय मुकाबला होगा, जहां तृणमूल कांग्रेस अधिक सीटें जीतकर केंद्रीय स्तर पर संसद में अपना नेतृत्व बढ़ाना चाहेगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए भी पश्चिम बंगाल देश के उन राज्यों में से है जहां पर उसकी लोकसभा सीटें बढ़ने की संभावना सबसे ज्यादा है। इसके अलावा पिछले लोकसभा चुनावों में केवल 2 सीट जीतने वाली कांग्रेस और खाता भी न खोलने वाली लेफ्ट पार्टी सीपीएम का कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन भी अपनी वर्तमान स्थिति में सुधार करना चाहता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ममता बनर्जी के अकेले बंगाल में चुनाव लड़ने के पीछे हमारे द्वारा बताए गए 3 कारणों में से कोई कारण है या फिर आपकी कोई अपनी अलग राय है? साथ ही साथ मैं आपसे यह भी जानना चाहूंगा कि आप लोगों के हिसाब से 2024 के चुनावी खेल में पश्चिम बंगाल में किस पार्टी को सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें मिलेगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। और अगर आपको हमारी इस सीरीज का पहला एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे इस सीरीज के दूसरे एपिसोड में। धन्यवाद।